बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। आम इश्यूज़ पर बात करें और आज वफाकी फ़ेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ और इस मीटिंग को चेयर किया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म हैं, और बहुत सी बातें उन्होंने उसमें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, ये हमें फ़ेडरल मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब ने फरमाया था कि इस जमात को पर पाबंदी आयद कर देंगे। ये सियासी जमात नहीं है, इंतशारी टोला है और इनका मकसद सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है और इसलिए इन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद काफ़ी सख्त रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बहुत सी स्टेटमेंट्स दी गई। कहा गया किसी के बाप में भी ज़रूरत नहीं है कि पाबंदी लगा सके इस जमात पे, और न जाने क्या क्या स्टेटमेंट्स। एनीवेज़, जो ये स्पेशल मीटिंग थी जो 2 दिन पहले शेयर होनी थी, इसको डिले किया गया और आज फिर जब इस पर बात हुई तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले पर मामला ज़ेर गौर ही नहीं आया। ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी आयद करनी थी उस मामले को उस पर डिस्कस ही नहीं किया गया, उस बारे में बात ही नहीं हुई, बल्कि 9 मई के हवाले से 9 मई के कदर मचाने वाले और वो तारीफ़ें की गई एक ही सियासी जमात के ऊपर हमेशा से तीरों की निशाने। हालांकि इस मुल्क की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हमेशा से आर्मी चीफ पर और पाक अफवाज के रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए नवाज शरीफ साहब नज़र आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। इन दी एंड तो जब मुझे क्यों निकाला वाले फॉर्मेट पे आए उसके बाद उन्होंने जर्नलों को बहुत सी बातें की, जजेस को भी रगड़ा, जो भी कोई उनके ख़िलाफ़ आया उन्होंने भरपूर उनको बातें की, उनके लिए किया। आज वो याद नहीं आ रहा इस सियासी जमात को, मुस्लिम लीग नून को, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद सारा तमाम तोपों का रुख अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे और हम पुरानी बातें भी याद ना दिलाई जाए। इसलिए बार बार एक ही बात की जाती है कि आर्मी चीफ़ को बुरा भला कहा उन्होंने और फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए और जो कुछ भी मामला हुए। क्या इतना आसान है कि आपकी तमाम पुरानी बातें भूली जाएँ और एक ही जमात के ऊपर तमाम तर फोकस डाल दिया जाए? करंट सिचुएशन में हो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन कब तक होता रहेगा? कब तक एक ही जमात की अकाउंटेबिलिटी? इन सियासतदानों को कभी एक बात समझ नहीं आती है कि जब तक ये खुद सारे एक पेज पे नहीं आएंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब आपसी इख्तलाफात के अंदर पड़े रहेंगे, चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, एक टेबल पे बैठ के चीज़ें सेटल अप नहीं करेंगे, कभी भी कुछ सोल्यूशन इस मुल्क में नहीं निकलेगा। लेकिन यही हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी बात और जो शहबाज शरीफ साहब ने की दहशत गर्दी के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है और बार बार हमारी कीमती जानों का ज़िया होता है वहाँ पे, इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करना चाहिए है और जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हो रहा है इसको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए। लेकिन हम कई डेकेड्स से दहशत गर्दी और इसको ख़त्म करने की बात करते हैं। कई साल बाद कहते हैं ख़त्म हो गई, फिर कहते हैं शुरू हो गई, फिर कहते हैं ख़त्म हो गई और फिर कहते हैं शुरू हो गई। इस मुल्क के अंदर कल भी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और बताया कि अरबों रुपये कमाया जाता है तेल की स्मगलिंग पे, अरबों रुपये कमाया जाता है जितनी भी स्मगलिंग हो रही है वहाँ पे, जो बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, ये सब निशानदेहियाँ कलाम DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बातें की और जिस तरह से उन्होंने फरमाया और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस मुल्क के अंदर अगला लाएअमल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, किसके साथ क्या होना चाहिए, कैसे ये चीज़ें सारी होंगी। 9 मई वाले किसी भी शख्स को, किसी सहूलतकार को माफ़ी नहीं दी जाएगी, ये भी उन्होंने कह दिया। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये फितना मज़ीद बढ़ेगा इस मुल्क के अंदर। इस पर बात करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी उनका दौरा अमरीका था और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें भी की हैं और उन्होंने यही कहा है कि जब भी मुल्क में मार्शल लॉज लगें तो अदालतें खुली होनी चाहिए, अदालतें खुली रहनी चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में जजेस की इतनी अथॉरिटी है कि मार्शल लॉ में भी अदालतें खुली हों, उनके फैसले मार्शल लॉ के अगेंस्ट आएँ और वो माने जाएँ? क्या ऐसा हो सकता है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो पूरा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़मीर आफाकी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गुलाम अब्बास हरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ ज़मीर आफाकी साहब से। ज़मीर साहब, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। सर, इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है कभी मुश्किल उन पर तो कभी मुश्किल हम पर। अब शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पे बरसर इक़्तिदार है और इस टाइम पे उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं और एक मुखालिफ जमात को वो कहते हैं पाबंदी लगा दी जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट से भी निकालें, सारी सीटें हमें दे दें, सब कुछ हमें दे दें, इनको तो पाकिस्तान से ही निकाल दें। ये ख्वाहिश के साथ चलते आ रहे हैं आज तक और मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर फिर दोबारा कोशिश की गई है कि उस पर दोबारा से जो है वो अपील दायर कर दी गई है, किसी तरह से ये मामला रुक जाए, रुकने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
बहुत शुक्रिया चट्टा साहब, आपने जो इब्तदाइया मतलब जो बयान फरमाया है उसी में इस सवाल का जवाब भी है जो आपने कहा कि जी सियासी जमातें जो हैं अभी तक उन्हें इस बात की समझ नहीं आई कि वो उन्हें क्या एक्ट करना चाहिए, किस तरह से उन्हें इकट्ठे होना चाहिए, किस तरह से इकट्ठे होकर अपना स्टांस बनाना चाहिए और एक पॉलिटिकल विल जो है उसके मुताबिक उन्हें मतलब रूल करना चाहिए। डेमोक्रेसी यानी आपका मुल्क जो है जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में जो है वो इस तरह के मामला जो हैं वो नहीं होने चाहिए किसी भी जमात के लिए कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हम जैसे लोग जो हैं कभी भी सियासी तौर पर जमहूरी तौर पर कभी किसी जमात के ख़िलाफ़ ना कभी गए हैं ना हम उस पर बात करते हैं। आज़ादी राय या उनकी बात करने का हक़ जो है वो मुकद्दम है, वो आपका आइन भी देता है। अब रहेगी बात ये कि जी एक ही जमात के हवाले से जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई सारी जमात जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि सारी ही जमात जो है वो एक ही तरह के लोगों की सोच के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ठीक 9 मई का जो वाक़या है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है उसके अलावा ज़ाहिरी बात है कि खान साहब ने कल उसका जैसे भी है उसको एक इतराफ़ का नाम दे लें या जो भी कह लें कि जी 9 मई का वाक़या में उन्होंने प्रोटेस्ट करने का कहा था। अब ज़ाहिरी बात है कि जब ये एक इतराफ़ भी सामने आया तो उसके बाद और तरह की सोच डेवलप हुई कि वो और वहाँ पर जो एक्ट हुआ पूरे का पूरा सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, पाकिस्तान की तमाम जितनी बड़ी ये हमारी जो ये जगह थी फ़ौजी तस्नीबात थी, खुसूसन मतलब जो है ज़्यादातर फ़ौजी तस्नीबात के ऊपर ही हमले किए गए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था, पूरा जो हमारी रियासती मशीनरी है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उन्होंने सारों ने इसके ऊपर वो जियो फेंसिंग करने के बाद लोगों को पॉइंट आउट किया कि किसने क्या क्या किया। उसकी वीडियो अब ज़ाहिर इस पर भी एक वक्त अच्छा खासा हो गया है और बार बार इसी के ऊपर बात हो रही है। कहने का मकसद ये है कि मेरे जैसे लोग जो हैं वो स्टेट से भी सवाल करते हैं, हमारी जो हुकूमत में जो लोग हैं इस वक्त उनसे भी सवाल करते हैं और अपनी जो हमारी जिस तरह से आपने DGIS की बात की, हम उनसे भी ये सवाल करते हैं कि एक मुल्क है उसमें 22-23 एजेंसियाँ हैं, उसमें पुलिस है, उसमें फोर्सेस हैं और पूरा एक मुल्क चल रहा है, तो किस तरह से कैसे लोग जो हैं वो एक एक्ट कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ये बात भी बहरहाल फैल रही है। लेकिन फिर उसके बाद आपकी अदालतें हैं, वहाँ पर जब ये एक मुलज़िम के तौर पर मतलब ने कोई भी एक्ट जो उन्होंने किया उसके ख़िलाफ़ उनको अंदर किया हुआ है कई लोगों को, और कई तो बेचारे अभी तक मेरे ख्याल उनकी सुनवाई भी नहीं हो सकी। बिल्कुल। यहाँ पर पीटीआई का भी बहरहाल एक किरदार ये है कि इमरान खान ही अंदर नहीं है और भी जो सैकड़ों लोग इस वक्त होंगे, हज़ारों मतलब उनके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ जब भी जाते हैं वो सिर्फ इमरान खान की, और वो बेचारे जो इमरान खान के लिए निकले थे, जिन्होंने जाकर जिनके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम हैं वो पकड़े गए हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। तो पीटीआई पे जो पाबंदी की जो बात की जा रही है वो बेसिकली इमरान खान साहब के जो बयानात हैं या उनके एक्ट हैं या वो जो चंद लोग जिन्होंने ये सारा एक्ट किया उस हवाले से किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये क्योंकि रियासत के ख़िलाफ़ एक एक्ट हुआ था और पूरी दुनिया में बहरहाल ये तो एक बात तय है कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी एक्ट हो वो बगावत के ज़मरे में आता है। तो जब वो बगावत साबित हो जाए तो फिर बागियों के साथ जो सलूक रियासत करती है वो फिर होता है उसी तरह से, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी मुल्क का आइन उठा लें, कानून उठा लें, माजी की हिस्ट्री उठा लें, जो रियासत के ख़िलाफ़ जिन्होंने भी आज तक अगर ये फ़र्ज़ करें जी ये कामयाब हो जाता कू या जो भी इसको नाम दे लें आप, जो 9 मई को हुआ, तो फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा होना था वो उसका वो तारीख जो है वो बयान कर रही होती कि जी उन्होंने क्या किया है। तो बहरहाल ये काम मतलब रियासत की एक ज़िम्मेदारी है कि वो जनाब अपने मुल्क में किसी भी वाक़े को ना होने दें जिससे इंसानी जानों का नुकसान हो, जिससे यानी हमारी कौमी इमलाक का नुकसान हो, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है जिसमें हम सब रह रहे हैं, इसका इमेज जो है वो इस तरह से ना जाए। इस वाक़े के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया वो हमारे नेबर कंट्री ने उठाया। वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप और ये सारी चीज़ें बताई गई, देखे जी क्या हो गया, और ये सारे वो मामला। सर मुझे तो लगता है इस वाक़े का सबसे बड़ा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उठाया। नहीं वो देखिए उनको क्या होना है, उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया, इक़्तिदार में आ गया। नहीं इक़्तिदार में तो देखें वो तो जब आपकी बंदोबस्ती सारे इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले खान साहब ने भी उसी तरह का फ़ायदा उठाया। तो ये नहीं है, उन्होंने कोई उस तरह का फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा सके। जैसे एक हाँ पॉलिटिकली अगर आप आएँ, इलेक्शन सही तरह से हों, जो इस मुल्क में कभी अल्लाह करे ऐसा हो कि फिर इलेक्शन हो और कभी ऐसा हो जाए
तो फिर हम कहेंगे कि वाकई यार ये आज अब ये जो लोग आए हैं ये इलेक्टेड लोग हैं, वाकई अवाम के चुने हुए लोग अवाम हैं। के चुने हुए लोग हैं। तो ये ज़रा इसके लिए तो हम दुआ भी कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक। और इसके ऊपर हम इन सारों से भी कहेंगे कि आप माहौल ऐसा पैदा करें कि आप जो है, आपको जो है वो किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, किसी के कंधे की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह से माजी में भी होता है, बेशुमार इलेक्शन हुए हैं, कभी इतनी ज़्यादा, पिछले जब 2018 और 2013 जो है उसके बाद ये ज़्यादा सिलेक्शन का जो मामला है वो उस वक्त हुआ है। फिर नून लीग, बहरहाल इसमें नून लीग ने अपना माजी का अगर किरदार देखा जाए तो इन्होंने भी कभी छांगा मांगा, कभी मरी और कभी ये सारी चीज़ें। इनसे जब तक ये निकलेंगे नहीं, आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा, जब तक ये सियासी जमातें जितनी भी हैं वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। कारकर्दगी दिखाएं ना आप आएँ मुल्क में। आज अगर मैं मतलब ये आप मेरे से लिखवा लें, अगर आप किसी भी तरह से समझते हैं पीटीआई इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जो भी इस वक्त है उसे कम कर सकते हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं, वो आपके बस की बात इसलिए नहीं है कि आप लोग जो है बाकायदा तौर पे अवाम के ख़िलाफ़ सफ़े आ रहा हैं। तो जब आप अवाम के ख़िलाफ़ सफ़े आ रहा हैं तो फिर अवाम आपके ख़िलाफ़ एक्ट करेगी। तो अगर आपको ज़रूरत ही नहीं रहनी चाहिए पाबंदी लगाने की किसी भी जमात में, आप अपना एक्ट अच्छा करें, अपना अमल अच्छा करें, अवाम को रिलीफ दें। आज देखिए जी, लोग जो हैं सिर्फ एक मामले को ले लें, बिजली के बिल के ऊपर रोज़ाना के हिसाब से 3-4 लोग जो है वो खुदकशियाँ कर रहे हैं। इस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, बिजली की छोटी सी बात मैंने लेट आई कंप्लीट प्लीज। तो बात ये कि आप जब तक अपना जो गवर्नेंस को है वो बेहतर नहीं करते तो आज इमरान नहीं, कल कोई और खड़ा हो जाएगा। ठीक। गुलाम अब्बास सरल साहब, क्या कहेंगे आप सर, ये जो 9 मई के वाक़यात पे और आज जो फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने जो बातें जो कुछ भी की हैं, जो सिचुएशन हो रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए चट्टा साहब, 9 मई वाला जो वाक़या हुआ उसको हमने सब ने मजम्मत की उसकी, लेकिन हमें अब जो है इस 9 मई वाले मामले से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें रियासत को आगे लेके चलना पड़ेगा और रियासत को आप एक बड़ी माँ की हैसियत से और बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, हम तो ये भी कहते हैं जो इसमें जिम्मेदार हैं या जिन्होंने ये जुर्म किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है सजा दी जाए, ना कि आप जो है एक पूरी जमात जो है उसको जो है उसका जिम्मेदार ठहराए और उस जमात को आप कहते हैं कि हम पाबंदी लगा देंगे उस जमात के ऊपर। उस जमात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले ने उसमें तस्लीम किया है, उसके मैंडेट को तस्लीम किया है, उसकी पॉपुलैरिटी को तस्लीम किया है कि ये एक सियासी जमात है और इसमें भी कोई शक नहीं है। पीटीआई एक हकीकत है और उसकी मकबूलियत भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आपने माजी में भी पाबंदियां लगाई हैं, खान अब्दुल वली खां पे भी पाबंदी लगाई, उसकी जमात पे भी पाबंदी लगाई, उसका भी आपने नतीजा देख लिया। और अब अगर इस तरह के नए तजर्बे करने जा रहे हैं तो इसका भी वही नतीजा आएगा जो आज तक पहले आपने देखा है। इससे मसाइल हल नहीं होंगे। अगर जो हुक्मरान तबका है या जो मुक्तदरा है वो चाहती है कि इस मुल्क के मसाइल हल किए जाएं तो फिर उन्हें थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। सारी सियासी जमातों को आपस में मिलके बैठना पड़ेगा। और नून लीग जो है इस वक्त विक्टिमाइज कर रही है। मसला हमारा ये है कि जब भी कोई सियासी जमात जो है वो हुकूमत में आती है तो वो सिर्फ जो है 2-3 कामों पे उसका फोकस होता है। जैसे फाकी साहब ने कहा कि आप डिलीवरी करें, गुड गवर्नेंस के हवाले से हो तो उनका कोई राब्ता नहीं होता, ना वास्ता होता है, ना आवाम के साथ होता है तल्लक कि उनको डिलीवर करें। वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मुक्तदरा को खुश करने के लिए और मुखालफीन को कुचलने के लिए अब ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम भी लगाए जाते हैं। और हमने हमेशा कहा खुदारा जो है ये कारोबार बंद करें, ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाला कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब्बे वतन है, फलां काफिर है, फलां चोर डाकू है। ये फैसला आवाम को करने दें और उसका जो बेहतरीन तरीका है उस फैसला करने का आपका इलेक्शन है। इलेक्शन में आवाम ने फैसला करना होता है कि कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है। आपने जिसने मुल्क को बनाया उसकी जो बहन है मोहतरमा फातिमा जनाब, उसको आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो आप जो है मादरे मिल्लत को आपने नहीं छोड़ा, तो ये बाकी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए हमें जो है रियासत को अगर आगे लेके चलना है, हमने पीछे की तरफ नहीं जाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि
जो रियासत को आगे लेके चलने के लिए ज़रूरी है कि एक आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, जो सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए ठीक। और सबको जो है जोड़ के और सियासी जमातों को आपस में इत्तेफाक के रह से कोई न कोई मिनिमम एजेंडे पे काम करना चाहिए, जिससे ये मुल्क की खातर हालत बेहतर हो सके। इस वक्त इस मुल्क की जो हालत है वो जिस नैज पे पहुंच चुकी है, बेचारे लोग खुदकशियों पे मजबूर हैं और हम जो है हमारे पास इतनी हम कर्जा जो है, जो हमारी जो डेट है, जो हमारा IMF को हम दे रहे हैं वो कितना है हमारा, हम तो कसारे में जा रहे हैं। IPP को हम कितना लोन दे रहे हैं और कितनी खरीदारी कर रहे हैं बिजली की। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं आप। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे, आवाज को बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। और ये इस मुल्क में शुरू से ये तमाशा लगा हुआ है कि जिसकी आवाज पसंद नहीं आती उसकी आवाज दबा दो, उसकी आवाज बंद कर दो। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क जो भी किसी के तफाजात हैं ये हमारे अपने शहरी हैं, उनको एड्रेस किया जाए। आप देख लें अमेरिका में और ये सारे लोग जो है उनकी मिसालें क्यों नहीं देते। हम सीरिया की मिसाल देते हैं, हम शाम की मिसाल देते हैं, हम इराक की मिसाल देते हैं, हम अमेरिका की क्यों नहीं मिसाल देते, हम बरतानिया की क्यों नहीं मिसाल देते, हम न्यूजीलैंड की क्यों नहीं मिसाल देते, ऑस्ट्रेलिया की क्यों नहीं मिसाल देते। और चले छोड़ दें जी, हम हमने हमसायों में देख सकते हैं, उनकी मिसाल नहीं देते कि वहां पे जो है डिबेट में अगर कोई प्रेसिडेंट जो है वो समझता है कि मैं डिलीवर अच्छी डिबेट नहीं कर सकता, वो सरेंडर कर देता है। और कहीं पे आपने मुखालफिन के ऊपर हमला होता है और वहां पे जो जिम्मेदार बनता है उसको इस्तीफा करना पड़ता है। यानी कि तौर पे अमेरिका के अंदर जो डायरेक्टर थी, डायरेक्टर कैरी उसका नाम है, वो उसने रिजाइन किया है और वो उस वक्त जो है अपोजिशन में है। ट्रंप साहब जो है हमारे यहाँ क्या करते हैं, अपोजिशन बेचारा जो भी अपोजिशन में होता है उसको दबाने के लिए उसको गद्दार बना देते हैं, उसके ऊपर सियासी मुकदमात की बुछाड़ कर देते हैं। और बदकिस्मती है कि हमारी अदालतें भी मजबूर हो जाती हैं, इंसाफ नहीं दे सकती। और यही बात उन्होंने आज जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने आज न्यूयॉर्क में की है, अमेरिका में उन्होंने बात की कि चट्टा साहब जब इफ्तिखार चौधरी साहब को नजरबंद कर लिया गया, उस वक्त के जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे परवेज मुशर्रफ ने उनको नजरबंद किया, तो उस वक्त जो है हमने एक पिटीशन तैयार की, हेबियस पिटीशन, तो वो जिसमें हमने कहा कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस वक्त कौंसल थे और जो जस्टिस अफरीदी साहब हैं और जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब, इन्होंने मिलकर एक पिटीशन तैयार की और फाइल की, तो वो कभी लगी नहीं आज तक। तो ये मुल्क में जब जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं, जो जज हैं, वो इंसाफ के मुतकाजी हों, तो आम लोगों को कैसे इंसाफ मिल सकता है? आपको और मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा आम लोगों को? आज रिजर्व सीट्स का भी मामला है, मखसूस नशिस्तों का, और उस पर पीपल्स पार्टी ने कल दोबारा से खुद से भी एक अपील दायर करने की बात की थी कि इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, जिस पे आज जो नदीम अफसल चंद साहब हैं उनका रिस्पांस आया है और उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं है। हमने यानी जिस जमात की सीटें हैं उसे ही मिलनी चाहिए जिसने अवाम का वोट लिया है और जिसके पास जितना राइट है उसको उतनी सीट्स मिलनी चाहिए। रिज़र्व सीट्स पे हमारा या किसी और जमात का कोई हक नहीं है, उनको ही मिलनी चाहिए। ज़मीर फाकी साहब, उनका ये कहना कि अगर हमारे वोट नहीं हैं तो हमें भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, क्या समझते हैं आप सर? अफजल चंद साहब जो हैं माशाल्लाह एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं और जिस भी जमात में जाते हैं उसके वो एक अच्छे स्पोक्समैन हैं, गुफ्तगू अच्छी करते हैं। मगर ये है कि बात ये कि जो आइन पाकिस्तान का जो आइन है वो जिस तरह से वहाँ पे जो गाइडलाइन मिलती है फ़ैसला उसी तरह से होना चाहिए था। मकसूद ये ठीक है कि जिस जमात की नशिस्तें हैं उसे ही मिलनी चाहिए, उसका हक है, राइट है, ठीक है। लेकिन उस राइट को जब एक बेनामी पार्टी है जिसका नाम ही नहीं है कहीं, तो वो किस तरह से वो जो है ना उनको वो मिलेंगी। अब ज़ाहिर है जो सुन्नी इत्तेहाद है जिसके प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये पिटीशन दायर की, फिर फैसला हुआ, पहले उनके ख़िलाफ़ आया, फिर बाद में उनके हक़ में आ गया, और जिस तरह से वो फैसला आया और जजों के वाले से उसके ऊपर भी पूरे मुल्क में जो जिस तरह की डिबेट हुई है वो भी इस मुल्क की एक नज़ीर है। सर लेकिन आइन में क्या ये लिखा है कि किसी जमात को इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त ना हो, उसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार जो है वो कंटेस्ट करें, उन्हें कोई निशान अलॉट ना किया जाए?
क्या ये सब बातें भी आइन में नहीं, लिखी? आइन में देखिए बात वही आ जाती है कि जब आज़ाद हैसियत में वो लड़े, उन्होंने वो तो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा सर है। मेरा सवाल दोबारा सुन ले कि हाँ जी। क्या आइन में ये लिखा है किसी जमात पे आप पाबंदी लगा दें, जमात के लोगों को कहें इलेक्शन ना लड़ें, आज़ाद हैसियत में लड़ें, क्या दो बंद का शिकार हों वो लोग, फिर भी वो इलेक्शन के अंदर ये सब कुछ, क्या ये सब भी आइन में लिखा है? आइन में ज़ाहिर इस तरह से तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन नहीं, जमात इसका मतलब है कि आइन के मुताबिक सब काम नहीं हो रहे। मगर ये हाँ आइन के मुताबिक नहीं हो रहे, और ये फैसला भी जो हुआ ये भी आइन के मुताबिक नहीं है। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है। यानी मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये आइन के मुताबिक आइन के नहीं है, आप कह मुताबिक रहे नहीं हैं? हुआ। ये आइन में एक नई, यानी कि जजों ने अपनी एक नई अमेंडमेंट मतलब उसमें की है, जिसके ऊपर सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जितने माहिर हैं, ये हरल साहब इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते मैं हैं। हरल साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन हाँ, आपके मुताबिक ठीक है। क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आइनी फैसला क्या था जो होना चाहिए था? आइनी फैसला तो जाहिर बात कि है यही मुस्लिम लीग नून को सीटें मिल जाए पीपल्स पार्टी को? हाँ ज़ाहिर है, जो अगर वो जमात इस वक्त रजिस्टर्ड उसके उस हवाले से, नाम के हवाले से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद की तो कोई एक सीट भी नहीं थी। फैसला जो है, पिटिशन जो वो कर रही है सुन्नी इत्तेहाद, और सीटें मिल रही हैं पीटीआई को, और पीटीआई का तो नाम ही नहीं था कहीं भी किसी भी अच्छा। उसमें उस हवाले से। सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे वो किसके नाम पे वोट लेके आए? देखिए उन्होंने जो जितना नाम को छोड़ दीजिए, क्यों आप सर? देखें, आप पीटीआई को तो हकीकत वोट से नहीं आंखें करा। कैसे बंद कर सकते हैं? पीटीआई का झंडा तो नहीं था वहाँ पे, पीटीआई का नाम तो नहीं था वहाँ पे। किसका था? सब लोग जितने वो झंडे तो पुलिस उतार रही थी, लगाने नहीं देती आप थी, बैलेट लोगों को अरेस्ट कर बॉक्स लेती पे थी। देख लें ना, वहाँ पर किसका नाम था। वहाँ पे सारे लोगों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है ना, ये तो बाद में वो उसमें शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद में। तो बहरहाल ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। यानी आप समझते हैं कि जो जुडिशरी बल्कि का इसी फैसला के था वो आइन के ऊपर मुताबिक नहीं है? चलते जैसे ही मतलब इसी के ऊपर जो बात है वो हमारे अब उसके इसके खिलाफ जो बात भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नया जो इन्होंने कानून बनाया सोशल मीडिया सर पे। पॉइंट गुलाम अब्बास सरल साहब, ज़्यादा बेहतर तो आप तर्जुमानी कर सकते हैं सर। ये जो फैसला है ज़मीर आफाकी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आइन के मुताबिक फैसला नहीं था, और आइन बड़ा याद आ रहा है ज़मीर आफाकी साहब को। क्या सब कुछ आइन के मुताबिक होता आ रहा है? क्या ये फैसला आप भी समझते हैं कि गैर आइनी था जिस तरह से फैसला हुआ? देखिए, ये फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ आइन के मुताबिक नहीं था बल्कि आइन की मंशा के मुताबिक था। ठीक। क्या ये सबको नहीं पता कि ये जो जितना भी मैंडेट पड़ा, ये वोट पड़ा, ये पीटीआई को नहीं पड़ा? और उसके बाद जब भी कोई भी नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है कोई भी उम्मीदवार जो है, वो उस वक्त अपना साथ एक हल्फिया बयान लगाता है कि मेरा जो तल्लक है, मेरी वाबस्तगी जो है वो फलां जमात के साथ है। 37 के 39 जो ऐसे जो रनर अप थे, जो जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना उसमें लिखा कि हमारा तल्लक जो है पीटीआई के साथ है। तो वो तो सीटें बिल्कुल ही सीधी जाती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की, इस फैसले ने बड़ी वजाहत की, और उन्होंने खुद माना, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने खुद माना कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे उस फैसले की जो जनवरी में उन्होंने किया था, 13 जनवरी को, कि उसमें निशान दिया गया था उनसे बल्ले का, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की है। मैंने ऐसा कोई बात उसमें नहीं की कि बल्ले का निशान दिया था, लेकिन बतौर जमात जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बदनीति पे मबनी एक जो है उसको जमात, बतौर जमात जो है इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया किसी उम्मीदवार को। जो उन्होंने जो उम्मीदवार थे जिन्होंने अपने साथ एक हल्फिया बयान दिया हुआ था, वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्योर पीटीआई के उम्मीदवार है। और जिनको उन्होंने बतौर आजाद लड़ा इलेक्शन, बाद में उन्होंने वाबस्तगी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ की, तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि ये भी जो है इलेक्शन कमीशन की बात नीति थी कि उन्होंने इनको रोका है कि ये पीटीआई जो है जमात अभी बरकरार है, उस जमात मुअत्तल नहीं हुई, सिर्फ निशान दिया था। वो भी फैसला गलत था, वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है उस फैसले को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी इस फैसले में। और इस जो मौजूदा फैसला आया, मेरी नजर में अगर दुरुस्त तशरीह की जाए इस फैसले की, तो वो पिछले वाला फैसला जो है 13 जनवरी वाला जिसमें निशान लिया गया था बंदे का, उसको नल एंड वाइड कर दिया हुआ है। उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। जब आपने एक जमात को तस्लीम कर लिया, उसके मैंडेट को तस्लीम कर लिया, फिर उसके बाद बात रह क्या जाती है। और इसी तनाज़र में मैंने ये बात की थी कि इलेक्शन, अगर आज आप सोच रहे हैं, हुकूमत ये सोच रही है कि हम इस जमात पे पाबंदी लगाएंगे, तो पहली बात तो है, ये जब भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा सदारती रेफरेंस के जरिए, तो वहां पे ये जो है इस रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इसकी कोई हैसियत नहीं है अगर आप इस तरह के रेफरेंस भेजेंगे। ये बदनीति पे मबनी रेफरेंस होंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना उसकी पजीराई मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो है, इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है इस हकीकत को तस्लीम करें, होश के नाखन लें, आंखें खोलें,
ये ना हो कि देर हो जाए, खुदा न खास्ता इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये सारे जो हैं ये जहाज पकड़ेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी वहां पे प्रॉपर्टी है और इनके मामलात सारे वहां पे हैं। ये अगर हम भुगतना है तो हमने भुगतना है, आपने भुगतना है, जिनका इस मुल्क के से बाहर कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ हमारा जीना मरना जो है वो इस मुल्क में है, जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। और अब आ जाते हैं आवाम की असल तकलीफ, बिजली के बिलों जिनका जिक्र हो रहा था अभी, कि बिजली के बिल यहाँ पे आ रहे हैं। और ये बिजली के बिल जो आ रहे हैं, जो आवाम इस टाइम पे 40 रुपये यूनिट घरेलू, आज जो वफाकी वज़ीर साहब हैं, जिनको अचानक से जीतने के बाद वफाकी वज़ीर बना दिया, अली परवेज़ साहब जो मलिक हैं, और उन्होंने आज कहा कि 60 रुपये यूनिट जो दुकानदारों का है और 40 रुपये यूनिट घरेलू सार्फिन का है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और हुकूमत इसके लिए कुछ इकदाम करना चाह रही है। ये वही हुकूमत है जो कहा करती थी 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मरीम नवाज साहिबा के दावे, हमजा शहबाज के दावे, इससे बढ़ के और बहुत बड़े दावे जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं अब्दुल हलीम खान साहब, उनकी तो बातें क्या ही थी, छोड़ ही दें। वो तो तमाम, देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट जो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, झूठ बोल बोल के, और कहते थे हम ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। तमाम सियासतदान, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम साहिबा हों, हमजा शहबाज हों, जितने भी सारे लीडर्स हों, बिलावल साहब भी फरमाते थे कि इतने यूनिट मुफ्त देंगे और आज से ही मुफ्त हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। ये सब लोग, इनकी सियासत झूठ पर ही मबनी है और इसके अलावा शायद इनके पास कुछ नहीं होता। इक़्तिदार में आने से कबल ये लोगों को ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद ये सब बातें उनसे छुपा जाते हैं। असल हकीकत मैंने कल भी अपने शो में बाकायदा भरपूर जिक्र किया था, आज भी करूँगा और करता रहूँगा, आवाम को बताते रहेंगे, यही हमारा काम है। IPPs इस मुल्क को, ये जो बिजली का यूनिट इतना बढ़ चुका है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि IPPs को पैसे दिए जाएंगे। गौहर एजाज साहब ने बड़ा दलेरी के साथ ये सब चीज़ें सामने लेके आई। जितनी देर वो खुद मिनिस्टर रहे तब तो वो ये सब कुछ ना बता सके, शायद सिस्टम में रहते हुए चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, तब वो ये बातें ना कर सके। अब उतरने के बाद बहरहाल उनकी मेहरबानी, अभी भी उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड किया उन्होंने बता दिया कि शरीफ फैमिली सबसे बड़ी शेयर होल्डर है IPPs की। सलमान शहबाज साहब के नाम पे अपने जो है ये सब इनकी कारोबार है, उनको पेमेंट्स की जाती है कैपेसिटी चार्जेस की। 4 ऐसे पावर प्लांट्स हैं, यानी कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि 4 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनकी 0% प्रोडक्शन है, 0% प्रोडक्शन। इस पे कैपेसिटी फ़ाइन आयद होता है। अगर ऐसे कोई पावर प्लांट दुनिया में बना हो जो प्रोडक्शन ही ना कर रहा हो, उसको उल्टा फ़ाइन देना पड़ता है हुकूमत को। लेकिन 0% प्रोडक्शन करने पे भी 4 पावर प्लांट्स को महाना 1000 करोड़ रुपया हुकूमत अदा कर रही है। किस बेशर्मी से अदा कर रही है, और इसलिए अदा कर रही है कि टैक्स पेयर का पैसा है। और ये जा किस कहाँ पे रहा है? शरीफ फैमिली की जेब में जा रहा है, जरदारी साहब की जेब में जा रहा है। 40 ऐसे ख़ानदान हैं पाकिस्तान के जो अमीर हो रहे हैं और यहाँ पे गरीब बिलों से मर रहा है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इनकी गैरत नहीं जाग रही है। ज़मीर अफाकी साहब, अब आप बताएं क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, बड़ा अच्छा आपने मतलब एक इसकी तमीद बांधी है। बात है इसके ऊपर तो तमीद नहीं बांधी सर, रियलिटी बताइए। रियलिटी, चले हम इसको रियलिटी की बात ले लेते हैं। ये इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि अवाम के साथ जितना जुल्म IPPs के जरिए हुआ है, कौन कर रहा है सर IPPs? हो रहा है, यही तबकात है ना जिनका आपने नाम लिया। 40 उसमें पाकिस्तान की 40 खानदान है। और बात ही सिंपल, जिनमें बरसर इक़्तिदार लोग भी है कि 200 यूनिट फ्री देंगे और न जाने क्या क्या कुछ देंगे। और उसमें मेरी मतलब मैं इसमें अगर वो समझ लें कि ये कोई घराना गुजरे मुख्तलिफ जो हमारे महकमे अदारे हैं, और असूली तौर पे होना ये चाहिए था कि हमारी अदालतें हैं वो अवामी, उनका ये एक फ़र्ज़ ये भी है कि अवाम के दुख और तकलीफ़ के हवाले से अगर उन्हें सो मोटो भी लेना पड़ता है तो वो लें। और इस इशू को जो है बाकी सारे पाबंदियों को भी साइड पे छोड़ दें, इमरान खान साहब को भी साइड पे अवाम की असल तकलीफ इस टाइम ये बिजली के बिल है। अवाम की असल तकलीफ जो वो ये जो है, बिजली की कॉस्ट नहीं रोजाना इस वक्त डेली के मतलब अगर उसकी आप निकालें, अखबारात पढ़ें, चैनल्स पे देखें, मुख्तलिफ हो जाएं। गुजरांवाले में एक भाई ने भाई को मार दिया क्योंकि वो बिल का फड्डा था, नहीं जमा करवा सकते थे। लोग जो हैं रोजाना 5 से 6 लोग जो है खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हर घर में लड़ाई शुरू हुई है। हबस कल जो 21 तारीख थी, जो 21 तारीख दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन दिन था, दुनिया पूरी में गर्म तरीन दिन था, हबस का दिन था, जानलेवा हबस था। उसमें एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से लोग बेचारे पंखा भी नहीं चला रहे। सर अब लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के जो पावर प्लांट्स हैं 0% प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये उनको पूरे 30 साल से ये चल रहा है। देखिए 30 साल में अगर फर्ज करें कहीं किसी जगह पे किसी से कोई एक मुआहदा गलत हो गया है तो क्या उसको रिव्यू नहीं की जा सकता? 30 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो नवाज शरीफ की हों
वो जरदारी साहब की हों, वो पीपल पार्टी की हों, वो ये क्या कहते हैं इसका जो परवेज इलाही था, उसमें फिर ये परवेज मुशर्रफ साहब भी उसी में शामिल आ जाते हैं, इमरान खान भी उसी में शामिल होते हैं। इन्होंने क्यों नहीं सारों ने मिलकर उसको किया, रिव्यू क्यों नहीं किया? अब ये 30 साल के बाद अब दोबारा ये मुआहदा होने वाला 32 यानी कि एक साल और है उसमें, तो अभी इनका मौका है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं और फिर आम लोग जो हैं, ये जिस तरह से हमारे दोस्त हरल साहब हैं, एडवोकेट हैं, हर उस शख्स को जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो बेशक अपना एक मरतबा का मीटर कटवा दे, लेकिन जाके रिट जरूर करे इनके खिलाफ हर हाई कोर्ट में। पता चले कि तमाम कोर्ट्स में लोग जो हैं अपने दुख को लेकर गए, खुद सोचियाँ करने से कुछ नहीं होना। जब तक आप इन लोगों के गिरबान नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक शायद एहसास ना हो। सर इन लोगों में जाकर आपको लगता है गिरबान पकड़ लेंगे या तारीख पे तारीख? बात यह है कि देखिए, जब आदमी बिल्कुल मरने पे आ जाता है ना, तो फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम सिर्फ बिलों की वजह से नहीं है, और भी बाकी मामलात हैं। वो बिल इतना बड़ा बर्डन है, जो बंदा बेचारा 30-40 हजार महीना कमाता है, उसको 20-25 हजार का बिल ही आ जाएगा, पीछे बचा क्या? नहीं देखें जी, ना वो खा सकता है, ना वो पहन सकता है, ना ये बातें मरियम नवाज साहिबा खुद फरमाती थी, और तब फरमाती थी जब यूनिट 14 रुपए का हुआ था। 14 रुपए के यूनिट पे उनको वो तकलीफ थी कि लोग रोटी खाएंगे, बिजली का बिल देंगे, बच्चों की फीसें देंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। आज 40 रुपए से तजावुज कर गए इनको। 40 रुपए नहीं, आप इसको कैलकुलेशन करें तो ये 60 रुपीज़ के ऊपर तकरीबन जाकर यूनिट हो रहा है। आप अपना ये छोड़ें जी, अफगानिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अपनी चीज छोटी हमारे जो 2 रुपए 4 रुपए यूनिट है वहाँ पे क्या। और फिर ये बिजली जो है ना, ये समझ लें कि आपकी शहर आ गया है, आपका जो कारोबार है वो भी इसी से चलना है। पूरा मुल्क आज पूरा मुल्क इसके ऊपर हो रहा है। तमाम जितने मुल्क के जितनी चैम्बर्स हैं, सब ने इनसे कहा है कि खुदा के वास्ते हमें काम करने दें। आप चाइनों को बुला रहे हैं, आप फलां को बुला रहे हैं, आप फलां को बुला रहे हैं। आपके मुल्क के जो सरमायादार हैं, जो यहाँ सरमायादारी कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, आप उनको क्यों नहीं आसानियां पैदा करते? यानी ये वही बात है इसमें, मतलब ये जो आपने कहा बेशर्मी की इंतहा है जो भी कर रहा है, इन्हें को मतलब खुदा का खौफ करना चाहिए, इससे पहले कि लोग जो हैं वो यानी अपने आप को तो वो मार ही रहे हैं, लेकिन जो मरा हुआ था उसके लिए फिर कोई दूसरा भी जो है ना, वो उसको कोशिश उसकी होती है कि वो जिंदा ना रहने दे। मतलब बात ये मतलब गलत चली जाती है किसी दूसरी तरफ, लेकिन तकलीफ में जब लोग हैं तो वो अपनी तकलीफ का कहीं ना कहीं इजहार जरूर करेंगे। जब मरियम साहब आई थी पंजाब में, तो हम थोड़ी सी जो इन्होंने वो की, आटा घी दाल चावल ये वो दिस एंड दैट, कुछ चीज़ें सस्ती की गई। हमने कहा चलें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो 2 महीने भी मेरा ख्याल शायद या 3 महीने भी वो तसलसल जो है ना बरकरार नहीं रह सका। वही आटा जो वहीं पे चला गया, वही नान जो है जो 20 रुपये से था 30 रुपये पे चला गया। रोटी जो है उसको डंडा दे के बेशक 16 रुपये की करवा लें, रोटी सारी तंदूर पे तो लोगों ने नहीं खानी होती, आपका आटा घरों में खाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हर चीज़ जो है ना उसी तरह। और फिर किसी जगह पे इतने बड़े बड़े ये बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही है, तस्वीरों के साथ लग रहे हैं, लौ लश्कर के साथ ये उसकी मंडियों में जाते हैं कीमतें चेक करने के लिए। भाई अपने लौ लश्कर कम करें, हमारे पे जो बोझ है इसको कम करें। हो सकता है उसको कम करने से कहीं फिर आपकी तमाम मार्केटें जितनी भी हैं, वो मंडियां हैं आपकी, जो बाजार लगाए हुए हैं, वहाँ जाएं, हर एक का रेट अपना है, जिसका जो दिल करता है वो। ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे सारी आवाम के ये आलम है, यहाँ पे मुख्तलिफ सर्वेज होते हैं जिसमें बड़ी तकलीफ में सूरत हाल है, पूरी आवाम के 80-90% के करीब लोग हैं जो कि बदनीयती के साथ अपना कारोबार चला रहे हैं, और उनके अंदर जो है वो ऑनेस्टी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। जब नहीं होगी तो फिर ऐसी हुकूमतें ही बरसर इक़्तिदार आएंगी, यही लोग हुक्मरान आएंगे जो इस मुल्क के साथ जुल्म करें। गुलाम अब्बास हरल साहब, आज वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक साहब ने काफ़ी बातें की, कोशिश की रिबटल्स दे सकें। जो गौर एजाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ा भरपूर तरीके से उन्होंने बता दिया कि इस मुल्क के साथ गुज़िश्ता 3-4 डेकेड से क्या हो रहा है, कौन कौन मुलव्वस है इस मुल्क के साथ IPPs के नाम पे जुल्म करने में। और जाहिर है अगर इन 40 घरानों को, जिसमें शरीफ फैमिली भी है, जरदारी ख़ानदान भी है, अगर इन सबको पैसे मिल रहे हैं और हज़ारों सैकड़ों अरब रुपए इनको महाना मिलते हैं, तो फिर इन्हें क्या तकलीफ होगी? इनके लिए तो खुशी की बात ही अगर बिजली बढ़े। कैसे ये अवाम को रिलीफ देंगे और क्यों रिलीफ देंगे अपने कारोबार को डैमेज करके? क्या समझते हैं आप गुलाम अब्बास? देखिए, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो फिर हम मरात लेते हैं और इंजॉय करते हैं ये सारी चीज़ें, और जब हम इक़्तिदार से बाहर आ जाते हैं तो फिर नज़रियाती भी बन जाते हैं और इनकलाबी भी बन जाते हैं। जैसे आपने गौर एजाज साहब की बात की, ये हमारे अंदर एक मुनाफिकाना जो है वो मामलात वो ख़त्म नहीं हो रहे। और बिजली जो है वो कैसे सस्ती करेंगे, क्योंकि बिजली जो है इनको तो फ्री है,
पेट्रोल क्यों सस्ता करेंगे चट्टा साहब? पेट्रोल और इनको फ्री है, इनको तो गाड़ियां भी मुफ्ती मिलती हैं, ठीक, इनको घर का रेंट भी नहीं देना पड़ता। इनके लिए जो है ये सारी मुसीबतें और तकलीफें जो हैं अवाम के लिए और आम आदमी के लिए। और जब तक ये इतने महंगा जो बिजली मुआहदा किया इन्होंने, उस वक्त इन्होंने जो है वो खुदकशी पे साइन किया था जब इन्होंने ये मुआहदा, हम तो जो बिजली नहीं ले रहे आईपीपी को उसके पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे कौन दे रहा है? वो आवाम बेचारी दे रही है। आप देखें इस हद तक नौबत आ पहुंची है, सनतें और लोगों की जिंदगियां जो हैं, जानें जो है वो खत्म हो रही हैं। आप जो है लोग जो है उनका जो बर्दाश्त है वो खत्म होती जा रही है, और इनको चाहिए कि ये अब बारूद का ढेर जो है ये फट जाएगा अगर इन्होंने बर वक्त जो है ये बिजली सस्ती ना की, पेट्रोल सस्ता ना किया, और जो महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है इसको काबू ना किया, तो ये अवाम जो है वे फट पड़ेगी। फिर जो मामलात हैं इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अभी तो ये इन चीजों में पड़े हुए हैं ना कि फलां सियासी जमात को दबा दो, फलां को गद्दार कर दो, फलां को बाहर कर दो। ये सारे ये चीजें इनको निकलना पड़ेगा। अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करनी पड़ेगी, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस लें। आप देख लें, आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं हर किसी के चेहरे पे मायूसी नजर आती है आपको। हर बेचारा इस वक्त मायूस है, और किसी का बेचारे का चारा अगर नहीं चल रहा तो वो इस मुल्क से कुछ छोड़ नहीं रहा। अदरवाइज जो भी कोई कोशिश कर रहा है, कितनी नौजवान चले गए पिछले दिनों में हमारे इस मुल्क के, क्योंकि उनको इस मुल्क में रह के उनको फ्यूचर नहीं नजर आ रहा, उनको रोजगार नहीं नजर आ रहा। तो ये सारे चीजें एड्रेस करने की जरूरत है, आवाम के साथ रब्ता करने की जरूरत है। हम बार बार कहते हैं जी रियासत रियासत रियासत। देखिए रियासत क्या होती है? एक तो हमने रियासत की डेफिनेशन ही गलत कर दी है। रियासत जो है वो वफाकी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमतें होती हैं, और जो आपके आईनी इदारे, और उसके बाद बाकी जो इदारे हैं उन्होंने सिर्फ जो है उनको सपोर्ट करना होता है, उनको असिस्ट करना होता है। लेकिन हम बदकिस्मती से किसी एक इदारे को हमने रियासत बना दी है। रियासतें जो होती हैं वो अवाम के साथ होती हैं, और रियासत की ताकत भी अवाम के साथ होती है। अब जब तक जो है अवाम की ताकत ना हो तो रियासतें कमज़ोर होती हैं। अगर हमने रियासत को मजबूत करना है तो हमें अवाम को खुशहाल करना पड़ेगा, अवाम का एतमाद जो है वो बहाल करना पड़ेगा। अब बदकिस्मती ये है कि अवाम का एतमाद जो है वो रियासत पे ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि रियासत जो है अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। रियासत जो है अवाम के लिए कुछ करे ताकि अवाम जो है उसका एतमाद बहाल हो सके, अवाम का एतमाद बहाल हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दे दी है, और इससे पहले जमात इस्लामी ने 26 तारीख की 26 जुमे के दिन की जो है वो कॉल दी हुई है। डी चौक पर उनका एहतजाजी धरना होगा, और बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ और करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो निकल रहे हैं। अवाम से उनकी अपील है कि उनका साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अभी महमूद अचकज़ई साहब भी आए थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा भी थे। उन्होंने कहा कि हम भी हुकूमत के ख़िलाफ़ और अब हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाज पे निकल रहे हैं। और प्रॉब्ली ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे होकर ये निकलेंगे और एहतजाज करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। चूँकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी, और कलअदम आज करार दे दी गई है। वो जो इनके जलसे के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त गई थी, उसके बाद ज़मीरा फ़ाकी साहब क्या समझते हैं सर? जलसे की इजाज़त मिल गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि हम जलसा करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर धरना करेंगे, और जमात इस्लामी भी साथ मौजूद है। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले? देखिए ये तो एक जमहूरी हक़ है किसी भी सियासी जमात का, और दूसरी वैसे भी है कि जिस मुल्क में लोगों के हकूक़ जो है वैसे ही सलब कर लिए गए हों, वहाँ तो एहतजाज वैसे भी बनता है हर आदमी का। लेकिन मैं इन लोगों को ये यानी इस वक्त अवाम का भी ये हाल है कि हर शख्स एहतजाज के लिए तैयार है। चले एटलीस्ट लेकिन अवाम तो बेचारे सारी बात है, उन्होंने तो सुबह निकल के अपनी रोटी रोजी बिल पर पूरे करने, वो नहीं निकल सकते। ये जमातें जिस तरह से जमात इस्लामी तरीके इंसाफ है, इनके ये लोगों के पास, जिन लोगों के पास पैसा है वो निकल सकते। लेकिन इनको करना क्या चाहिए? जो मतलब असूली तौर पर जमात इस्लामी है उसने काफ़ी सारे धरने भी दिए हैं, अभी चंद दिन पहले ये फिरोजपुर रोड पे भी दिया है, महंगाई के ख़िलाफ़ भी, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ भी, और वो काफ़ी अरसे से वो सड़कों पे ही तकरीबन अपनी जो है इस वक्त सियासत को लेकर चल रहे हैं। इन दोनों को पीटीआई और इन दोनों को मिलकर, क्योंकि एक ही वो हैं, इनका सोच और वो फिक्र जो है एक ही तरह की है। वो जो 40 घराने हैं ना जहाँ जिनका आईपीपी के साथ जिनकी हैं ये कंपनियां, और वो जो इस मुल्क के आपके नज़दीक, दुनिया के नज़दीक वो लुटेरे हैं,
और जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बहरान जो है इस वक्त वो IPPs हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो तो उनको चला जाता है। उन 40 इनको मतलब इस तरह के अपने बनाने चाहिए, उन 40 घरों के बाहर बैठ जाएं ये जाकर जी, ठीक है। फिर ये इनके जितने लायर हैं उन सारों को जो है वो हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट करनी चाहिए इनके खिलाफ कि ये जो जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ जो है अदालतें क्या फैसला देती हैं। क्योंकि अदालतों को अगर मतलब हमारे जज साहिबान जो हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं, हमारे जो बाकी जितने भी अलीट यानी रियासत है, जो अशराफिया जितनी भी है, उनको अगर बिजली मुफ्त मिल रही है, उनको अगर पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, जिस तरह से हरल साहब ने कहा, उन्हें उनके घर में सोलर भी है, उनके घर में UPS भी है, उनके घर में जनरेटर भी है, उनके घर में 2-2 लाइनें भी लगी, उनके लिए एक मिनट के लिए भी बत्ती नहीं जाती। तो भाई आप अपना आराम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप लोगों ने आवाम के लिए कोई फ़ैसला ना दिया, आवाम के लिए बात ना की। उन्हें भी बहरहाल ये सोचना होगा कि जिन लोगों के लिए आप बैठे हुए इंसाफ के इदारों में, आप अदलिया में बैठे हुए हैं, आप महकमों में बैठे हुए हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सांस तो लेने दें खुदा के वास्ते, ताकि लोग जो है वो खुदकशियों से बचें। गुलाम अब्बास हरल साहब भी बात ठीक की, इन्होंने अब महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ ताजरों ने भी हड़ताल की कॉल दे दी और ताजर भी अब इसमें शामिल होना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस, क्योंकि जाहिर है एक बड़े होशरुबा इंकशाफात थे जो गौहर एजाज साहब ने की और आंखें खोली एक्चुअली हम सब की, हमें बताया कि इस मुल्क के साथ जुल्म कर कौन रहा है, कौन कौन मुलव्वस है और किस किस परसेंटेज के अंदर मुलव्वस है। और ये तमाम सिर्फ 40 घराने इस मुल्क के अमीर हुए जा रहे हैं बिजली के रेट बढ़ने से, और बाकी 25 करोड़ का जो मुल्क है वो रिमेनिंग जो सारे बाकी खानदान है वो सब बर्बाद हो रहे हैं इन बिजली के बिल की वजह से। क्या कहेंगे आप इस पर लास्ट में? देखिए, इस मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो एक मसला है वो लीडरशिप की कमी है। इस मुल्क में अगर कोई एक भी लीडर होता तो इस वक्त अवाम जो है फटी पड़ी है। अवाम जो है इस वक्त ना बेचारी घर में रह के बिजली का इस्तेमाल कर सकती है, और बिजली का अगर इस्तेमाल करती है तो फिर वो बिल जो है इतने ज्यादा आ जाते हैं तो उनके लिए तो वो पहले ही बाहर है, घर में रह ही नहीं सकती। अगर कोई लीडर हो तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी पड़ी है, ये एक मुझे तो एक इनकलाबी तहरीक चलती हुई नजर आ रही है। और जो है ये महंगाई जो है इस वजह से आपकी सनतें बंद हो गई, सारा कुछ कारोबारी हजरात भी सड़कों पे है, अवाम भी सड़कों पे है, तो ये एक तहरीक जो है मुझे आगे नजर आ रही है एक चलती हुई, जिस वजह से ये जो हुकूमत है फिर इसका जो रहना है वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, जमात इस्लामी का धरना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल और अब ताजिरों के साथ कॉल, और इस टाइम पे जितने बिल आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है मैं खुद अपने बिजली के बिलों से बड़ा परेशान हूँ, मेरे गेस्ट भी लाजमी परेशान होंगे। ज़मीरा फाकी साहब, बिल तो आपको भी आ रहे हैं सर, ज़ाहिर है महंगाई हर चीज़ फेस की जा रही है। आप भी एहतजाज में शामिल होंगे साथ? नहीं, हमसे ये देखें, ये एहतजाज ही तो कर रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं? हम ज़ाहिर है मोटिवेट कर रहे हैं और ख़ुद भी उसके हम बात कर रहे हैं ना। हम हर जगह पे हम लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, उस पर भी बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं, हम अपने दोस्तों में, हाँ जहाँ कहीं अगर मौका मिला और जा सकते हुए तो वहाँ हम भी खड़े होंगे। हमें जो है अब मेरा ख्याल है अपने से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। हमें लोगों के लिए और आवाम के लिए निकलना पड़ेगा, लोगों के हकूक़ के लिए निकलना पड़ेगा, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं जो दस्तूर ने दिए हुए हैं उसके लिए निकलना पड़ेगा। और इसलिए जो है लीडरशिप, जो मैं कह रहा था कि इस मुल्क में सबसे बड़ा जो खला है इस वक्त लीडरशिप नहीं है। अगर इस मुल्क में कोई लीडरशिप होती तो ना ये सियासी बुरान होता, ना कोई कानूनी बुरान होता, ना कोई मुआशी बुरान होता। इस वक्त जो है मुल्क जो है सारे बुरानों से घिरा पड़ा है और एक दहशत गर्दी की लहर जो है वो फिर दोबारा आ रही है, क्योंकि सारी जो आपने जो भी एनर्जी थी, जो आपकी सलाहियतें थी, वो आपने यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगा दी है, आपने सियासी कुफ्तों को दबाना शुरू कर दिया है। तो फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कैसे खराब नहीं होगी? जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के बाकी काम शुरू कर देंगे, सियासी मामलात में इंडल्ज हो जाएंगे, तो फिर मामलात जो है वो कानून जो अमन के हैं वो भी खराब होंगे, बाकी मामलात भी सियासत में जाएंगे तो वो भी खराब होंगे, मामला सारे ख़राब होंगे और इसको सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। कुछ रिलीफ आवाम को फ़ौरन से मिलना चाहिए। और आज भी हुकूमत के सिर्फ बोगस झूठे दावे हैं कि हम आपके रिलीफ के लिए कर रहे हैं, टाइम लगेगा, रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट का, आपका, नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।